सुंदर राइटिंग में। देखिए पूरा फिजिक्स कुछ खास थ्योरम्स पे बसा हुआ है, कहने को तो लोग कहते हैं सिर्फ 6 थ्योरम पे बसा हुआ है पूरा फिजिक्स। उस पूरे 6 थ्योरम में से या उन खास थ्योरम्स में से जिनमें की फिजिक्स बसा हुआ है, जिसमें फिजिक्स रचा गया है सिर्फ 6 प्रिंसिपल में, उसी में एक प्रिंसिपल आपको आज जानना है जो कि फिजिक्स का मेन हिस्सा है, यानी जिसपे फिजिक्स टिका हुआ है उन खास लोगों में से एक थ्योरम। ठीक है, तो वो है क्या? ठीक है, वो थ्योरम कौन सा है? तो सबसे सुंदर राइटिंग में लिखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। एग्जाम में पक्का आता है, स्टेट एंड प्रूफ, इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा। हेडिंग क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिएगा हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ये छोटा लिख दिए, आपको ना भी दिख रहा हो कोई बात नहीं। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी एंड थ्योरम क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है इसको पहले समझते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए, फिर इसके बारे में अच्छे से समझाते हैं आपको। इसका इंक फिल अप भी कर लेंगे तब तक हम। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डैश, क्या इसका स्टेटमेंट है? हर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, उसका प्रूफ होता है, और वो स्टेटमेंट हर जगह वैलिड होता है। अगर वो बात है कहीं भी लागू होता है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है हर जगह। स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट डैश, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, work done by all the forces on a system, work done by all the forces on a system is equal to the change in its kinetic energy। रिपीट करेंगे अपनी बात को हम। work done by all the forces on a system, work done by all the forces on a system is equal to the change in its kinetic energy, equal to the change in its kinetic energy। ठीक है, समझ गए? इसके प्रूफ को समझाने की कोशिश करते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि किसी सिस्टम पे जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, फोर्स कितने तरह के हो सकते हैं? फोर्स कई तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, स्यूडो फोर्स, आगे आपको पढ़ाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स है। तो जितने तरह के भी फोर्स एक सिस्टम पे लग रहे हैं, सारे के सारे फोर्स का जो टोटल वर्क डन होगा, वो टोटल वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो भी बदलाव आया है वही टोटल वर्क डन के बराबर होगा। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी पता है ना, इसका मतलब ये हो गया, स्टेटमेंट के नीचे ये समझ लीजिए, दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W टोटल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा, कोई पार्टिकल है, सुनिएगा, सुनना हमेशा यहां से है, कान से नहीं, बताया था ना, यहां से सुनते हैं। अगर कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन जीरो है। जब किसी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी गाड़ी को आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं लगा रहे, तो जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी उसका मेंटेन रहेगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना काइनेटिक एनर्जी अभी है, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दो ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास पर वेलोसिटी पे। पार्टिकल का मास सेम है और वेलोसिटी भी सेम ही रख रहे हैं आप, तो काइनेटिक एनर्जी अगर अभी 10 था तो बाद में भी 10 रहेगा। तो चेंज कितना का आया? 10 माइनस 10, चेंज आया 0, तो उसका टोटल वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल आसपास देख लो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें कितना भी फोर्स क्यों ना लगा लो, सारे फोर्स को जोड़ जाड़ करके सबका वर्क डन जब निकालोगे ना, तो सबका वर्क डन 0 ही आएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कई तरीकों से कर सकते हैं, स्कूल में भी आपके प्रूफ हुआ होगा, बाय कैलकुलस मेथड, नॉर्मल मेथड, जैसे मान लो प्रूफ हम कर रहे हैं। इसका प्रूफ, अब सेंस वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? अगर वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, याद होगा आपको, आपने पढ़ा है F इंटू dx, याद आया? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वर्क डन dw, पूरा निकालने के दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F के जगह पे हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। dx एक डिस्प्लेसमेंट है, आप जानते हैं, है ना? एक्सेलरेशन आप सब जानते हैं
कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। देखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। कैलकुलस में लिखते हैं dv बाय dt, असल में ये वेलोसिटी बाय टाइम है। तो उस हिसाब से m तो ठीक है, एक जगह पे हम लिखेंगे dv बाय dt इनटू में dx, ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। आप ये भी जानते हैं कि dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt वेलोसिटी होता है, सुना होगा आपने, dx बाय dt इज वेलोसिटी। तो यहाँ dx है और यहाँ dt है, इस दोनों को एक साथ रखेंगे, m dx बाय dt को एक साथ रखेंगे तो अलग से कौन आएगा, dv। वही ना हुआ, कुछ तो नया नहीं किए, इन दोनों के साथ रखें। dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, m इंटू v dv। मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आप v के साथ dv लगा है, जैसे dx मतलब x वेरिएबल है, dv मतलब जिसके साथ d लगाता हूं वेरिएबल होता है। टोटल वर्क डन निकालना है तो दोनों साइड अब हम क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन के लिए dw का इंटीग्रेशन w हो जाता है, मास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन v इंटू में dv। आपको पता है ना कि वेलोसिटी का भी लिमिट डालना होगा, लिमिट, लिमिट हमेशा होता है शुरुआत से लास्ट तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इनिशियल वेलोसिटी को आप v इनिशियल लिख सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v फाइनल, या आप u और v भी सिंबल यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल v इनिशियल और v फाइनल लिखें, v इनिशियल और v फाइनल। देख रहे हैं, इंटीग्रेशन हम सबको आता है, ये उम्मीद है हमको। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से, इधर बात करें। तो यहाँ पे आपका क्या है, therefore वर्क डन इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, v dv, v के पावर में कितना है, v के पावर में 1 है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, नीचे उतना ही लिखते हैं, सब जानते हैं। v के पावर में 1 है, इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं, v के पावर में एक जोड़े 2 और नीचे 2, v इनिशियल से v फाइनल। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस v की जगह पहले अपर लिमिट डालते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट डालते हैं। इंटीग्रेशन सिखाए हैं, फिर भी कोई ना सीखे हो हमसे जरूर संपर्क करें। कोचिंग 10 दिन के अंदर खुलने वाला है, फिर तो आपको पर्सनल गाइड भी हम देंगे, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा तो नॉलेज रखिएगा। तो बार बार कह रहे हैं, हाफ m तो ठीक है, v के जगह हाफ हम बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिए, v के जगह अपर लिमिट v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। देख रहे हैं आप, हमने कुछ नहीं किया, v स्क्वायर का तो v के जगह एक बार अपर लिमिट, v के जगह एक बार लोअर लिमिट। अब अलग अलग करते हैं इसको, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, w टोटल है हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी होता है, चूंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये k फाइनल हो जाएगा और ये k इनिशियल हो जाएगा। यही हो गया टोटल वर्क डन। बहुत ही आसान प्रूफ, कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप देख लो। तो कैसे निकाले, इस थ्योरम का मतलब भी था कि टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को dx लिखे हैं, वेरिएबल फोर्स अगर है तो, जनरल केस में भी कांस्टेंट है तो भी चल जाएगा। फोर्स की जगह पे लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन और dx तो है ही, एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे dv बाय dt, और चूंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, सेंस ये होता ही है। और फिर से देखो dv बाय dt यहाँ है, dx और dt ऊपर नीचे है तो dx बाय dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, dv जस्ट का तर्स हो गया तो v dv हो गया, m तो कांस्टेंट है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए। उसके बाद लिमिट फ्रॉम v इनिशियल से v फाइनल, v के पावर में 1 है, इंटीग्रेशन का रूल है पावर में जितना उसमें जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 को बाहर लिख लिए हैं, हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर हाफ एम v इनिशियल का स्क्वायर, तो ये हो गया k फाइनल, ये हो गया k इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेट एंड प्रूफ जैक सीबीएसई उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल झारखंड जो बोर्ड में हो आप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना इजी है, 2 ही मार्क्स में पूछता है सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, और स्टेट बोर्ड में 3 मार्क्स तक भी जाता है। अब इस पे सवाल भी पूछता है, इस पे कई सारी बातें भी है, वो सब सीखेंगे। कनेक्ट नहीं हो रहा, कई लोग का मैसेज मेरे पास आ रहा है। कोई बात नहीं है छाया, कोशिश करो, और कनेक्ट नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड कर दे रहे, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, अपलोड कर देंगे हम। करीब करीब बहुत लोग का मैसेज आ गया है,
क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा भैया, मेरा नेट नहीं चल रहा है आज। कुछ नेट में खास है क्या? बहुत लोगों का सेम मैसेज आया है। गुड आफ्टरनून सर। हर्षित राज, गुड आफ्टरनून बोले हो। गुड आफ्टरनून हर्षित। मोहंती साहब, सर आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड कर दीजिएगा। एक और मैसेज। रोशनी भैया, आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे इसलिए क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा, हम बाहर आ गए। वाह, 3-4 लोग का आज है। काफी लोग का है। ओके, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम फोटो खींच के भेज रहे हैं इसका और आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम इसका फोटो भेज रहे हैं, आपको कहीं भी डाउट हो हाथ उठाइए, मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे मेरे 7209789612 इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप भेजिएगा। दूसरा भी मेरे पास है, लेकिन चूंकि एक फोन पे देखना बेहतर है, दोनों फोन को हमें से हैंडल करना मुश्किल है, तो एक फोन पे आपका मैसेज देखेंगे। कई लोग हमको इस पे भी लिखते हैं, तो इस पे आपका मैसेज हम देख नहीं पाते हैं। एक बार ध्यान रखें। ओके, तो आपको ये हम भेज दिए। आज नेटवर्क चमत्कार ही दिखाया। हाँ अनुभव, आज नेटवर्क चमत्कार तो दिखाया है। क्या करोगे? 1080 आ गया, ये क्या है? नहीं पता हमको 1080 क्या होता है। ओके, फिजिक्स ग्रुप में मैंने भेज दिया। ओके ठीक है, दोनों को चला गया। अब ये देखो, जैसे कि ये थ्योरम था, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप देख चुके हैं स्क्रीन पे, आपको लिखना हो तो आप लिख चुके होंगे, या आपके पास फोटोज भी चले गए हैं। ठीक है, कोई तरह का सवाल डाउट तो हम बिल्कुल रुक के प्रेम से जा रहे हैं। हमारा कोर्स बहुत सही जा रहा है, इसलिए रुकावट नहीं है। मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ हर्षित आज। कोई बात नहीं हर्षित, मेहनत की तो कनेक्ट हुआ ना, वेरी गुड। देखो एक और मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज है समृद्धि का, बहुत अच्छा मैसेज। आप सुनिए, घर पे पूजा के कारण क्लास नहीं कर पाएंगे, यानी रिकॉर्ड करना है हमको। बहुत आज कम लोग जुड़े हैं क्या? 46 लोग जुड़े हैं। ओके, यानी कम से कम 52-53 लोग रहते हैं, तो 5-7 लोग तो आज नहीं है। ठीक है, यानी आप सब रेगुलर है, ये अच्छी बात है। तो अब आप देखिए, ये इस पे कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होगा तो आप हाथ रेज कर देंगे। स्टेटमेंट एंड प्रूफ समझ में आ गया। टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक सवाल देखिए आप, ये सवाल हम पहले करवा दिए हैं, फिर भी आज हम न्यूमेरिकल पे नहीं जाएंगे ज्यादा। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, मान लो वर्क एनर्जी इन पावर का। अरे हाथी घोड़ा हटो यार तुम। वर्क एनर्जी इन पावर, एच सी वर्मा का वर्क एनर्जी इन पावर का कुछ सवाल, मान लो कोई भी एक सवाल उठाते हैं। सवाल एक्सरसाइज, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, मान लो कौन सा देख लेते हैं हम लोग, नंबर 15। नंबर 15 देखिए आप, a particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with the distance traveled according to the equation v is equal to a root x where a is a constant. Find the total work done by, ये total work done ध्यान दीजिएगा, total work done by all the forces during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to d। मान लीजिए ये सवाल है नॉर्मल सा, ठीक है। आपको इसके बीच का टोटल वर्क निकालना है। आप लोग को दशहरा पूजा का छुट्टी हम देंगे, चिंता नहीं कीजिए। पूजा पाठ के चलते पता नहीं चलता पूजा किस दिन है, फिर भी आप सब हमको बताइए कि आपको छुट्टी नवमी को चाहिए, 10वीं को चाहिए, किसी एक दिन हम छुट्टी दे देंगे। ठीक है, अनुराग कुमार मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ 15 कल करवा दिए थे अनुराग, वही बताना चाह रहे हैं कि 15 कल हम करवाए थे, कितना अपना मस्त मेथड से हम लोग बनाए थे नॉर्मल से। लेकिन 15 नंबर पे एक बात गौर कीजिए आप, कि 15 नंबर पे दिया हुआ क्या है। 15 हम कल करवा दिए थे, हमको पता है, इसी के तो दोबारा करवा रहे हैं, क्योंकि 15 को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख चुके हैं स्क्रीन पे, क्या क्या दिया हुआ है वो आपको पता है। गिवन क्या है वो देखो, गिवन है कि वेलोसिटी दिया हुआ है a रूट x, a रूट x। स्क्रीन को रोक रहे हैं। ओके, वेलोसिटी दिया हुआ है a रूट x, ठीक है। और बोलता है कि वेलोसिटी बदल रहा है x के हिसाब से, तो बताना है कि x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू d तक अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है तो वर्क डन कितना है। तो वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन पूछा है, टोटल। तो सुनो, वेलोसिटी x का वैल्यू 0 होगा उस समय अलग, d होगा उस समय अलग। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी होगा, और x का वैल्यू जब d डालेंगे तो उसमें फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा,
a रूट 0 यानी कि 0 एंड फाइनल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू d, ये था एट x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू d पे जब d डालेंगे तो उस समय v फाइनल कितना हो जाएगा a रूट d, यही ना होगा। d x का वैल्यू डाल दिए 0 से 0 डाले d का, तो सिंस अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क इज इक्वल टू change in its kinetic energy k final minus k initial half m final velocity का square minus half m initial का square, half m final का square मतलब a root d का whole square, initial 0, आंसर half m a square d। देखो कल इतना आसानी से आंसर आ गया सीधा, कल हम बनाए तो लंबा चौड़ा मेहनत किए थे ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला प्रिंसिपल कि हाँ भाई टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पता है फाइनल पता है तो आपका टोटल वर्क वही होगा। देख लीजिए कहीं कोई समस्या है तो प्लीज बोलिए। देखिए कहीं कोई समस्या है तो बोलिएगा। ये वाला फोटो भी हम भेज दे रहे हैं आपको, कोई समस्या हो तो आप चिल्लाइए जोर से, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत ही आसान लगा आपको, देख ले, 1 मिनट शांति से दिए। कितना अच्छा लगा था शांति रहता है तो। ऑफलाइन का टाइमिंग अभी पढ़ाई के बीच में ये सब चिंता हो रहा है ऋषभ कुमार। ऑफलाइन में आपका 2 बैच बनेगा, ये वाला जो ऑनलाइन जा रहा है वो 2 बैच बनेगा और एक न्यू बैच बनेगा। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फी तो 8,000 है, बोले उनको जो कि पहले पेमेंट कर चुके हैं ऑनलाइन है तो भी, जो क्लासेस से पहले कर चुके हैं तो उनको हम जहां तक पढ़ाएं उसके आगे ही पढ़ाएंगे। और जो बच्चे शुरू से पढ़ने वाले आएंगे उनका एक अलग बैच बनेगा, एक ही बैच बनेगा, टोटल 3 बैच बनेगा तो उनका अलग फी रहेगा, वो नए बच्चों का रहेगा। चाहे जो इसके भी स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं शुरू से पढ़ना तो उनका अलग सिस्टम रहेगा। हाँ लेकिन जो इसमें बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पास ऑनलाइन मोड में और वो शुरू से पढ़े नहीं है और वो उस समय पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग से उनको पीयू देने का जरूरत नहीं है। इसलिए वो चिंता ना करें कि कोई मान लो लेसन नंबर 4 से जुड़ा है मेरे पास, कोई लेसन नंबर 3 से जुड़ा है, कोई अभी अभी जुड़ा है लेकिन ऑनलाइन में जुड़ा है, पैसा भी बेचारा दे दिया कई लोग, तो वो लोग जब से ही मेरा ऑफलाइन मोड होगा भले वो वीडियो देख चुके हैं फिर भी हम शुरू से पढ़ाएंगे तो वो उस बैच में आराम से बैठ सकते हैं। वो हम देखेंगे कैसे किसको बैठने देना है, ठीक है, वो तो बैठ सकते हैं। जहां तक हुआ कि टाइमिंग का बात हमसे कई लोग पूछ चुके हैं, देखिए बेसिकली सारा बैच 3 बजे के बाद बनता है, एक बैच 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, हफ्ते में 3 दिन रहता है, तो अलग अलग बैच का टाइमिंग रहेगा, आपको उस समय बताया जाएगा, आपको जो बैच शूट करेगा आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जिनका मैथ फिजिक्स दोनों है मेरे यहाँ, तो ऐसा रहेगा कि मेरे कोचिंग में 2 रूम है, एक ऑफिस है, तो 2 रूम है, एक में मैथ चलता है, एक में फिजिक्स, तो आप जैसे फिजिक्स पढ़ोगे उसके अगले ही बैच में फिर मैथ्स पढ़ना होता है, उसी रूम में आपको बैठना होता है। हम लोग दोनों भाई बस रूम में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होता है। एक में 11 चलता रहता है, एक में 12 चलते रहता है, बीच में शीशे की दीवार है जिसमें कि 11th वाले 12th वाले को तंग करते रहते हैं, 12th वाले 11th को तंग करते रहते हैं। उसका वॉलपेपर पूरा नोच नोच के फाड़ दिया है, ऐसा नालायक बच्चा लोग होता है। आपके सीनियर ऐसे थे, आप तो उससे भी खत्म होंगे, अच्छे होंगे। तो अब लिखिएगा टॉपिक का नाम, अभी हम न्यूमेरिकल पे आज समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ जरूरी चीजों को सिखा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। देखिए आप लोग स्प्रिंग को समझिएगा क्योंकि फिर सब न्यूमेरिकल में यही सब आने वाला है, तो पहले सीख ले फिर न्यूमेरिकल एक साथ करते रहेंगे हम लोग। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग जो हम लोग अभी लेंगे इस पूरे चैप्टर में, आप लोग वैसा ही स्प्रिंग समझ जैसे पेन में रहता है ना, जेटर पेन में स्प्रिंग ऐसे होता है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड राउंड, वही स्प्रिंग नॉर्मल। इस चैप्टर में हम जो भी स्प्रिंग लेंगे वो पूरी तरह से मासलेस लेंगे। हमारा जो भी स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग मासलेस नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, हर स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास होता है,
लेकिन हम यहाँ कंसीडर करेंगे स्प्रिंग कैसा, मासलेस। ठीक है, देखिए स्प्रिंग थोड़ी बड़ा मजेदार है। मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग है और ना तो आपने इसको स्ट्रेच किया है ना तो इसको कंप्रेस किया है, स्प्रिंग है, ना तो इसको आपने खींचा है ना इसको आपने कंप्रेस किया है। तो स्प्रिंग का जो लेंथ होता है ना, जिस समय ना आपने इसको खींचा है ना इसको कंप्रेस किया है, वो इसका नेचुरल लेंथ कहलाएगा। यानी दिस वन इज योर, ये लेंथ कहलाता है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। जब ये अनस्ट्रेच्ड या अनकंप्रेस्ड पोजीशन पे है तो ये लेंथ इसका नेचुरल लेंथ है। अब आप चाहते हैं कि आप स्प्रिंग को खींचे, तो जब अब स्प्रिंग पे हम थोड़ा बात करेंगे और स्प्रिंग का आप ही पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग का न्यूमेरिकल, वो अगले हिस्से में बात होगा, यानी कि एक क्लास बाद जब आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सब आएगा जो सबको समझ में आएगा, चाहे आप नए हो पुराने हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन समझना होगा। अब यहाँ पे जो मिस किए, कई लोग सोच रहे हैं कि 11th में तो इतना कम दिन बचा हुआ, नहीं पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ज्वाइन करेंगे ट्यूशन। अगर वो खुद से भी नहीं पढ़ता है अच्छे से, ट्यूशन भी नहीं पकड़ा है, स्कूल भी ध्यान नहीं दे रहा, तो 12th नहीं समझ में आएगा। ट्यूशन पढ़ने से ही समझ में आएगा, ये गलत है। खुद से भी एटलीस्ट वो पढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पे या स्कूल में समझ रहा है, तो ही 12th समझ में आएगा। ऐसा कोई भ्रम में है कि 11th अगर हम ना भी पढ़े, जैसे तैसे पढ़ लें, तो 12th तो अलग सिलेबस है, नहीं, पूरा लिंक है, फंस जाइएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट हमसे जुड़े हो वो अच्छे से पढ़ें। अब स्प्रिंग को आप खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करोगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ये लगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। आपने इसके नेचुरल लेंथ से कुछ दूरी खींच दिया, मान लो आपने इसको x दूरी खींचा, तो जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो राइट साइड, तो स्प्रिंग भी आपको वापस अपनी ओर खींचना चाहता है। यानी अगर आपने इसको राइट साइड खींचा है तो स्प्रिंग भी अपने अंदर एक फोर्स पैदा करेगा जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मींस ये फोर्स इधर साइड काम करेगा, स्प्रिंग अपने आप को वापस अपने पोजीशन पे लाना चाहेगा। किस लेंथ के बराबर लाना चाहेगा? नेचुरल लेंथ। ये कहलाता है आपका स्प्रिंग फोर्स। एफ के नीचे छोटा सा जो स्प्रिंग लगा है ना, स्प्रिंग लिखे हैं, ये कहते हैं एफ स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स है। यहाँ ई एक्स टी लिखे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया, और स्प्रिंग में जो आपके अगेंस्ट अप्लाई किया वो कहलाएगा स्प्रिंग फोर्स। हो सकता है आप उसे ज्यादा लगाया था, आप उसको स्ट्रेच कर दें, लेकिन स्प्रिंग फोर्स है अभी। जैसे ही आप ये फोर्स अगर हटाओगे एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा। अभी हम इलास्टिक बिहेवियर को पार नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्लास्टिक बिहेवियर में नहीं जा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा खींच दिए खींचाइले रह गया, वो सब बात डायलॉग अभी नहीं चलेगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं शुरुआत, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी आ जाएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे सब कि स्प्रिंग ऐसे हो गया, लूज हो गया, वो सब बात। अभी स्प्रिंग आपका बिल्कुल एक्सटर्नल लगाइएगा, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। कौन लाएगा उसको? कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। हाँ, हो सकता है कि आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के लिए आपने इधर साइड से एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने कंप्रेस किया, इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन भी कहला सकता है, नेचुरल लेंथ भी कह सकते हैं। तो नेचुरल लेंथ से या तो उधर खींचोगे या तो उधर अकेलोगे, दोनों ही केस में। जब आप इसको कंप्रेस कर रहे होगे तो भी इसमें, जब इसको आप कंप्रेस कर रहे होगे स्प्रिंग को, तो भी इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा राइट साइड, ये कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है, ये तब डेवलप करता है जब आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। जब इस पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, इसमें भी कोई फोर्स पैदा नहीं हुआ है, जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करते हो राइट साइड, मान लो आप नेचुरल लेंथ को 0 पोजीशन मानते हो, यहां से खींच रहे हैं एक्स, तो स्प्रिंग भी वापस अपने आप को लाने के लिए एक फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स। अगर आप राइट खींचते हो तो वो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट लगेगा, अगर आप लेफ्ट कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग फोर्स राइट लगेगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ गौर कीजिए, स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक बात तय हो गया कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, एक मिनट जगह थोड़ा बना लेते हैं। आपका जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन गौर कीजिएगा, हम एक माइनस साइन क्यों लगा दिए, आपको पता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लग रहा है। जैसे राइट डिस्प्लेसमेंट किए तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट लग रहा है, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट किए तो स्प्रिंग फोर्स राइट लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स को अगर हम एफ स्प्रिंग लिखते हैं तो एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन तो आप जान ही रहे हैं क्यों लगाया गया, अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए एफ स्प्रिंग, अगर यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू,
तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा। अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा। कोई भी कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिए के, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस में के इंटू एक्स। ये मीटिंग जैसे ही खत्म होगा आप दोबारा सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए बोलते हैं कि 10 मिनट बचा हुआ है। एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। फॉर्मूला एक और नया फॉर्मूला आप सीखे, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन के साथ बात हो रहा है, इसलिए हम माइनस साइन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। हियर यहाँ पे k is a constant called इसको हम लोग कहते हैं कौन सा कांस्टेंट? कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ जरा? एसआई यूनिट ऑफ के, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन पर मीटर। डिफाइन के को डिफाइन करो, डिफाइन के, ठीक है। आखिर के क्या है? अगर हम बात करें कि इफ x इज इक्वल टू 1 मीटर खींचना है, देखो मान लो नॉर्मली खींचना है, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज खींचने के लिए उस पर नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। जितना स्प्रिंग फोर्स लगाया उतना ही फोर्स लगा के धीरे धीरे हम खींचेंगे उसको आए की। तो अगर x इक्वल टू 1 है तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? k इंटू एक्स। आपको समझ में आ रहा? माइनस क्यों हटा दिए? एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो इंटरनल, ये तो स्प्रिंग फोर्स था लेफ्ट, एक्सटर्नल तो राइट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। हम इसको स्प्रिंग फोर्स के बराबर क्यों रखे हैं? इसलिए ताकि ये दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जब किसी का फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी उसका 0 होता है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। आप कह सकते हैं मन में बहुत ख्याल आता है जब फोर्स से 0 हुआ चले कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ? एक बार मोशन इनिशिएट होने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रखा जाता है। इसीलिए शुरुआत में लोग कहते हैं इनफाइनाइट सिंबल, एक थोड़ा ज्यादा बड़ा फोर्स लगा के जेंटल पुश मोशन शुरू करने वक्त हो सकता है फोर्स थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो चुका है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए नेट फोर्स 0 होना होगा। इसीलिए एक्सटर्नल उतना ही लगेगा कंटिन्यूअसली जितना इंटरनल है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए एफ इक्वल टू हम kx लिखे हैं फिलहाल डिफाइन करने के लिए। कोई भी कांस्टेंट ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, कांस्टेंट का डेफिनेशन किसी फॉर्मूले के जरिए ही दिया जाता है। अगर x का वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? k। स्प्रिंग कांस्टेंट k असल में उस फोर्स के बराबर है, सुनना, स्प्रिंग कांस्टेंट के असल में उस फोर्स के बराबर है जो फोर्स किसी भी स्प्रिंग को कितना मीटर, 1 मीटर खींचने या 1 मीटर धकेलने के लिए लगाना पड़ता है। रिपीट, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है उस फोर्स के बराबर, F इक्वल टू क्या है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है उस फोर्स के बराबर। रिपीट, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है उस फोर्स के बराबर जो फोर्स किसी भी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से 1 मीटर खींचने या 1 मीटर धकेलने के लिए लगाना पड़ता है। रिपीट, spring constant is numerically equivalent to that force which is required to stretch or compress a spring through 1 meter from its कौन सा length? Natural length। नॉर्मल सी बात है। The force, तो spring constant को न्यूमेरिकली कोई भी कांस्टेंट किसी फॉर्मूले के जरिए ही डिफाइन किया जाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इसको ऐसे डिफाइन कर पाना। ठीक है, के का यूनिट समझ में आ गया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, ये भी समझ में आ गया। अब इसका डेफिनेशन अभी हम लास्ट में लिखवा देंगे, तो आप पहले इतनी बातों को लिखिए तब लास्ट में डेफिनेशन डालेंगे। जल्दी से इतनी बातों को लिख ले आप। वाईफाई कहीं काम नहीं कर रहा है भैया, मीटिंग आईडी ऑफलाइन का टाइमिंग क्या रहेगा भैया? वाईफाई काम नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया, रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा सेकंड मीटिंग का भी। आज सबका वाईफाई जिनकी जिनके घर लगता है उनका आज काम नहीं कर रहा है। वर्चुअल है, हमको कौन दिया भाई वर्चुअल है? इतना गला मिलने का शौक हमको किससे? अच्छा हर्षित राज, ठीक है हर्षित, हम भी तुमको जादू की झप्पी यहीं से देते हैं बढ़िया से। चलो हम इसका फोटो खींच लेते हैं, आपको भेज सके वो, ताकि हम, और कोई भी किसी का डाउट हो यहाँ तक तो बोलिए। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, हम हटे हुए स्क्रीन से।
तुम लोग भी कहाँ मस्ती करोगे, स्कूल जा नहीं पा रहे हो, टीचर कोचिंग जा नहीं रहे हो, कहाँ मस्ती होगा। हम ही लोग भी तो ऑनलाइन ही मस्ती होगा कर सकते हो। सब मस्ती हम बोलेंगे नहीं ना, कहा कि तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो हमको, बदमाश ना हो तुम लोग। सो तुमको मानता बहुत है तुम लोग, है कि नहीं। ऐसा बोलना पड़ता है टीचर को, इज्जत बचाने के लिए मार के। मैं स्टूडेंट लोग बड़ा मानता है हमको, बाकी तो अंदर अंदर सबको पता है कौन किसको कितना मानता है। खैर, अंधेरा कर देगा, लाइट बुझा दे और रोड पे निकल जाए टीचर, तो सब ढेरा चला के मारेगा तुमको। लाइट आए तो बोले कौन मारा, कौन मारा मेरे गुरुजी को, कौन पीटा उनको। खैर, डेफिनेशन पे आते हैं। यहां तक आप लिख चुके हैं अच्छे से, डायग्राम बना के, लेफ्ट डायग्राम अच्छे से लिख लिए हैं। कुछ होंगे नालायक जो स्क्रीनशॉट मिलने के बाद सोच रहे हैं बाद में लिखेंगे, बात कर आता ही नहीं है, पिछला 4 क्लास का देखेंगे तो खाली ही जा रहा है कॉपी। इसलिए हम समय देते हैं, हर थ्योरी के बाद हम 2-3 मिनट रुकते हैं, जितना देर में आप लिख सके, और उतना देर हम बात करते रहते हैं ऐसे ही, ताकि लिखने वाले लिखते रहे, आपको कान लगा के बात सुनने के लिए नहीं बोलते हैं। ओके, एफ इज इक्वल टू के नीचे लिखेंगे। अतुल कुछ बोल रहे हो शायद, हाँ अतुल कुछ भेजे हो भैया, फिर से समझा दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं है, हम इसमें बस स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात किए हैं। यूट्यूब में वीडियो देख लेना, डेफिनेशन के बाद हम बोल देते हैं, वैसे फिर से बोल देंगे। सेकंड मीटिंग आईडी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, थ्योरी ही चल रहा है, उसमें हम आपको कुछ खास सिखाने वाले हैं। और एक टॉपिक लिखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू दैट फोर्स। Definition: spring constant is numerically equivalent to that amount of force, या that force. Spring constant is numerically equivalent to that force which is required. मेगा रिपीट करें, रिपीट करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट is numerically equivalent to that force. Spring constant is numerically equivalent to that force which is required. स्क्रीन पे देखने का मन नहीं करता क्योंकि हम खुद ही को देख रहे होते हैं। which is required to stretch or compress, which is required to stretch or compress, खींचने या कंप्रेस करने, which is required to stretch or compress a spring through 1 meter from its natural length, through 1 meter from its natural length। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो आप सब जब नए मीटिंग में आइएगा तो आप सब वीडियो ऑन रखिएगा, जब तक सब लोग जुड़ेंगे हम आपको देखेंगे, जितने लोग पॉसिबल हो सके। जब तक आपको ना लगे कि आपको वीडियो ऑन नहीं करना है, आप मतलब नहीं करना चाहते नहीं करें, कोई ये नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, पहले बोले बस ऐसे ही देखना आपको चाहते हैं कि आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उतना दिन जो सब जुड़ते हैं तो उतना दिन तब तो इंटरेक्ट हो लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। मन होगा जिनको वो करेंगे, ऐसे करते करते कभी तो सबको भरोसा खुलेगा कि हाँ भैया आज हम भी भैया से मिले। ओके, डेफिनेशन क्लियर हो गया। रिपीट चाहते हैं तो हाथ रेज करेंगे, कोई नहीं। स्प्रिंग के बारे में क्या बोले, कोई भी स्प्रिंग, अतुल जब स्प्रिंग ना खींचा हुआ है, ना स्ट्रेच ना कंप्रेस, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है। जो स्प्रिंग को जैसे पेन का स्प्रिंग निकाल के रखे हैं वो नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग को जब भी आप खींचते हैं या धकेलते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होता है जो आपके फोर्स के जस्ट अपोजिट काम करता है। जब आप राइट खींचोगे तो वो फोर्स लेफ्ट काम करेगा, जो स्प्रिंग को वापस उसके शेप में लाएगा। उस शेप में लाने वाले फोर्स को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, नहीं खींचोगे स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। डिस्प्लेसमेंट में माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि आप राइट खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट लगेगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा दिए, के। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया माइनस के एक्स, जहाँ के कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। एफ स्प्रिंग माइनस उसका डायरेक्शन बताने के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले मीटिंग में हम लोग जुड़ते हैं क्योंकि यह नया टॉपिक है, उसमें गड़बड़ हो जाए। अगला मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का होगा, 3:30 बजे के बाद अगला क्लास नहीं होगा। आज कई लोग क्लास में जुड़े हुए भी नहीं है, और प्लस आज हम खुद ही लेट थे, इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे। 40-40 का पूरा मिनट क्लास नहीं होगा। ये एंड हो गया है मीटिंग, 1 मिनट बचा हुआ, मात्र 50 सेकेंड भी नहीं बचा है। तो आइए आप नए मीटिंग में जुड़िए, ठीक है। मीटिंग सेम आईडी सेम पासवर्ड।